नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहना। फिर से एक बार मैं मनीष भयानी आप सभी का हमारे इस चैनल कहानी हम सब की में प्यार भरा स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कई सारे लोगों ने हमारा पहला वीडियो देखा, उसे लाइक भी किया, शेयर भी किया, कई सारे कमेंट्स भी हमें मिले हैं और कई सारे लोगों ने उसे सब्सक्राइब भी किया है। लेकिन हाँ, साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि कई सारे लोगों ने देखा है लेकिन सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि मैं आऊँगा आपके सामने अपनी कहानी लेकर के। तो लो, मैं आ गया आज अपनी कहानी लेकर के। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं अपनी 50 साल की कहानी आपके साथ शेयर करने वाला हूं और बहुत दिल से शेयर करूंगा। तो इत्मीनान से बैठिए, आराम से बैठिए और मेरी कहानी सुनिए। तो मेरा जन्म सौराष्ट्र के जूनागढ़ में हुआ। मेरे पिताजी, जिन्होंने हिंदी में पीएचडी किया है, एक कॉलेज में प्रोफेसर थे। मेरी माताजी, जिन्होंने एमए किया हुआ है, वो वहाँ स्कूल में टीचर थी। मेरा एक बड़ा भाई है संजय, जो कि मुझसे उम्र में 6 साल बड़ा है, और मैं छोटा भाई मनीष। लेकिन कुछ समय बाद पिताजी को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो हम जूनागढ़ से सूरत आ गए और फिर एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो सूरत से हम मुंबई आ गए और यहीं पर मेरी कहानी की शुरुआत हुई और मुंबई मेरी कर्मभूमि बनी। एज अ चाइल्ड दोस्तों, मैं एकेडमिक्स में तो काफ़ी अच्छा था, पढ़ाई लिखाई काफ़ी अच्छी कर लेता था। लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ मैं स्कूल में हेड बॉय भी था। मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी उतना ही अच्छा था। अपनी स्कूल की क्रिकेट टीम का मैं कैप्टन हुआ करता था। हेड बॉय होने के नाते कई सारे हमारे फंक्शंस होते थे, उसमें मैं स्पीच दिया करता था और स्कूल को इलोक्यूशन कंपटीशन में भी रिप्रेजेंट कर लिया करता था। तो ऐसे ही एक बार ऐसा हुआ कि एक इंटर स्कूल इलोक्यूशन कंपटीशन थी और अपनी स्कूल को मैं वहां रिप्रेजेंट करने वाला था। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि मुझे जिस दिन कंपटीशन थी उसके अगले ही दिन पता चला था कि मुझे दूसरे दिन जाकर के इलोक्यूशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। अब मेरे पास वक्त तो था नहीं बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करने के लिए, तो पिताजी ने लिख करके दिया था और सारी रात मैं उसे बैठ करके पढ़ता रहा कि दूसरे दिन जाकर मैं उस कंपटीशन में हिस्सा लूं। दूसरे दिन गए कंपटीशन में, मेरी माताजी मेरे साथ आई थी और अब देखिए नियति का खेल कैसा होता है कि कंपटीशन की शुरुआत हुई और सबसे पहला नाम मेरा ही पुकारा गया। उस वक्त मैं 9th स्टैंडर्ड में था। मैं स्टेज पर गया, जो हमारे गेस्ट थे, जजेस थे और बाकी सारे स्कूल के बच्चे बैठे थे, सबको मैंने नमस्कार किया। लेकिन उसके बाद मैं कुछ नहीं बोल पाया। जो मैंने अगली रात को प्रिपेयर किया था, सारा कुछ मैं भूल गया था। कुछ सेकंड्स तक मैं स्टेज पर खड़ा रहा और फिर सभी को सॉरी कहता हुआ स्टेज से उतर गया। और जैसे मैं बीच का जो रास्ता था, आइल थी, वहां से चलता हुआ जहां मेरी माताजी बैठी थी उस तरफ गया तो मैंने देखा कि मेरी माताजी का सर शर्म से झुका हुआ था। और मैं गया, अपनी माताजी के पास बैठा और सबसे पहले मैंने उन्हें सॉरी कहा, लेकिन उनसे ये भी कहा कि आज जो हुआ है ये फिर से नहीं होगा। हम अगले साल फिर यहां आएंगे, इसी कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट करूंगा और उस वक्त आपका सर गर्व से मैं ऊंचा कर दिखाऊंगा। ये मैंने अपनी माताजी को प्रॉमिस किया। और दोस्तों, अगले साल मैंने फिर उसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और मैं उस कंपटीशन में फर्स्ट आया।
और वो जब मैं फर्स्ट आया तब जो मैंने खुशी अपने माताजी के चेहरे पर देखी थी, मैं बयां नहीं कर सकता कि क्या वो फीलिंग थी। मैं जब माताजी के पास उस वक्त गया सर्टिफिकेट लेकर के, तो खुशी के मारे मेरी माता के आंखों में आंसू थे और उसे देखकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन एक जो फीलिंग थी वो इतनी अच्छी थी और शायद अंदर से मुझे ये लगा कि मैं अगर चाहूं तो बहुत कुछ कर सकता हूं। तो इस तरह से एजुकेशन तो मेरी अच्छी थी, जैसे मैंने कहा 10th स्टैंडर्ड में मैं स्कूल में फर्स्ट आया था। लेकिन अब वक्त था कि मैं स्कूल से निकल करके कॉलेज में जाऊं, और पढ़ाई लिखाई मेरी वर्नाक्युलर मीडियम में हुई थी, गुजराती मीडियम में मैं पढ़ा था और मैंने ज्वाइन किया था पोदार कॉलेज। अचानक से जो एनवायरनमेंट था वो कंप्लीटली बदल चुका था। हालांकि मैं जिस क्लास में था वहां पर सारे गुजराती स्टूडेंट्स थे, तो उनके साथ बातचीत करने में तो कोई तकलीफ नहीं होती थी, लेकिन जो दूसरे स्टूडेंट्स कॉलेज में पढ़ते थे उनके साथ बात करना बहुत बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मुझे इंग्लिश आती नहीं थी और वो विदाउट इंग्लिश बात नहीं करते थे। कई बार ऐसा हुआ दोस्तों कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरा मजाक भी उड़ाया कि कॉलेज में आ गया है लड़का लेकिन इंग्लिश नहीं बोल पाता। और ये बात मेरे मन को छू गई और मैंने धीरे धीरे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया, इंग्लिश किताबें पढ़नी शुरू की, इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखने की शुरुआत कर दी और बिना हिचकिचाए मैंने लोगों से इंग्लिश में बात करना शुरू कर दिया। चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, अगर लोग मुझ पर हंसे भी तो मैं उनसे यही पूछ लेता था कि आप क्यों हंसे और मेरी क्या गलती हुई आप मुझे बताएं, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। और देखिए दोस्तों, वो मेरी मेहनत रंग लाई और जीवन में उस मुकाम तक मैं पहुंचा जहां पर मैं बड़े बड़े कॉरपोरेट्स में उनके सीनियर मैनेजमेंट के लोगों के साथ इंग्लिश में आज बात कर पाता हूं। दूसरी एक बात ये थी कि जैसे मैंने कहा, मैं स्कूल की क्रिकेट टीम का कैप्टन होता था और क्रिकेट मेरा पैशन बन चुका था। जब मैं 8वीं कक्षा में था तब से मैंने शुरुआत की खेलने की, और मैंने पोदार कॉलेज ज्वाइन इसीलिए किया था कि मैं क्रिकेट खेल सकूं। सपना यही था कि देश के लिए क्रिकेट खेलना है, और उसका रास्ता जो था वो पोदार कॉलेज से होकर निकलता था। तो पोदार कॉलेज की जूनियर कॉलेज की जो क्रिकेट टीम थी उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं बहुत मेहनत करने लगा। मैं रहता थाने में था और मेरी प्रैक्टिस होती थी माटुंगा में। तो सुबह 4 बजे उठता था और उठ करके अर्ली मॉर्निंग ट्रेन पकड़कर मैं माटुंगा जाता था। करीबन 3-4 घंटे वहाँ प्रैक्टिस होती थी, उसके बाद जिम जाना, उसके बाद फिर घर आना और खाना खाना, और फिर घर में भी बिल्कुल वक्त न गंवाते हुए, चाहे वो बैटिंग प्रैक्टिस हो, चाहे वो बॉल लटका करके प्रैक्टिस करना हो, ये सारी चीज़ें मैं घर में किया करता था। और फिर से दोपहर को निकलकर मैं फिर माटुंगा जाता था इवनिंग प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज की वहाँ पर नेट लगती थी, तो मैं शाम को कंपनीज की नेट्स में प्रैक्टिस करने जाया करता था और शाम को फिर आता था। ये होता था मेरा डेली रूटीन। बहुत सारे लोग ट्रेन में मुझे गालियाँ देते थे क्योंकि मैं अपनी बड़ी सी किट बैग लेकर के ट्रेन में जाता था और लोग यही मुझसे कहते थे कि यहाँ इंसान को खड़े होने की जगह नहीं है और आप इतनी बड़ी किट लेकर के आ गए हो। लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं देता था, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि क्रिकेट में आगे बढ़ना है और देश के लिए खेलना है। और इस तरह से अंडर 19 में भी मेरा सिलेक्शन हुआ और मेरी जर्नी आगे बढ़ती गई। लेकिन एक बार हुआ यूं कि जो इंटर कॉलेजिएट क्रिकेट टूर्नामेंट होती है और जो कि बहुत बड़ी मुंबई में मानी जाती है, क्योंकि वहीं से आगे कूच बिहार ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी है, उसके लिए सिलेक्शंस होते थे। तो इंटर कॉलेजिएट का हमारा फाइनल था। मुंबई की दो बड़ी कॉलेजेस, पोदार कॉलेज और मीठीबाई कॉलेज। आगे के जितने राउंड्स हुए थे उसमें मेरा बॉलिंग में परफॉर्मेंस तो अच्छा ही था, लेकिन बैटिंग में भी मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था। हालांकि मैं आगे के राउंड्स में करीबन 7-8 नंबर पर बैटिंग के लिए जाया करता था, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा होने की वजह से शायद उस फाइनल में
जिस दिन सुबह मैच शुरू हुआ उसी दिन हमारे कोच ने मुझे बताया, क्योंकि हमारी पहली बैटिंग थी, तो कोच ने बताया कि मनीष, आप नंबर 4 पे बैटिंग कर रहे हो। और होना भी ये था कि पहली 2 विकेट तुरंत गिर गई थी और शायद मैं पहली 10 ओवर में ही बैटिंग के लिए चला गया, और इस बात का शायद प्रेशर मैं उस वक्त झेल नहीं पाया, क्योंकि एक तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं 4 नंबर पे बैटिंग करूंगा इतने बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में, और शायद इसी प्रेशर में मैं उस मैच में परफॉर्म नहीं कर पाया, और ये मेरा पहला फेलियर था। तो उस वजह से आगे की टूर्नामेंट्स में सिलेक्शन होना काफी मुश्किल लग रहा था, और हुआ भी वही। लेकिन कुछ और अपॉर्चुनिटीज मुझे मिली जिसमें मुझे ऐसा लगा कि मैं आगे बढ़ पाऊंगा। जो लोकल मुंबई की टूर्नामेंट्स होती है उसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस था, और फाइनल एक ऐसा हुआ जहां एमआरएफ डेनिस लिली कोचिंग कैंप जो चेन्नई में होना था, मुझे बहुत उम्मीद थी कि उसके लिए मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, लेकिन वहां पर भी सिलेक्ट होते होते मैं रह गया, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा डिजेक्शन था। और अब शायद मुझे उसमें आगे बहुत ज्यादा उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी, और मन में मैंने ये सोच लिया कि शायद अब आगे इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एज अ चाइल्ड जो मेरे मन में सपने थे, बहुत सारे सपने थे कि मैं आगे बढ़ूं, कुछ कर दिखाऊं, तो वो सपने तो मेरे मन में अब भी थे। और ऐसी सिचुएशन में एक वाकया मेरे साथ ऐसा हुआ जिसने मुझे हिलाकर रख दिया और शायद मेरे जीवन की डायरेक्शन कंप्लीटली बदल दी। एक बार हम दोस्त मिलकर के, हमारे किसी एक दोस्त का बर्थडे था, वैसे बहुत क्लोज तो नहीं थे सारे, लेकिन फिर भी एक ग्रुप था, और बर्थडे पार्टी के लिए वो जो एक हमारा दोस्त था हमको एक जूस सेंटर लेके गया जो कि बहुत ही फेमस है मुंबई में, महालक्ष्मी जूस सेंटर। और वहां जाकर के उसने सभी से पूछा कि आप लोग क्या लोगे, और जब मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा मैं ड्राई फ्रूट जूस लूंगा। और जैसे ही मैंने कहा मैं ड्राई फ्रूट जूस लूंगा, जो दोस्त पार्टी दे रहा था वो मेरे पास आया और मुझसे कहा, मनीष, तुझे पता भी है ड्राई फ्रूट जूस कितने का आता है? और ये बात मेरे मन को बहुत लग गई। बात सही थी। उन दिनों मेरे पास में कोई इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि शायद मैं ड्राई फ्रूट जूस भी अफोर्ड कर सकूं। लेकिन इस वाक्य ने मुझे हिला कर रख दिया, और मैंने मन में ठान लिया कि अब मैं पैसे कमा कर दिखाऊंगा, और ढेर सारे पैसे कमा कर दिखाऊंगा, और ऐसे 50 ड्राई फ्रूट जूस मैं अपने दोस्तों को पिलाऊंगा बिना ये पूछे कि ये कितने का आता है। और इस जिद में मैंने काम करना शुरू कर दिया, और कई जगह मैंने काम किए। मेरी शुरुआत हुई, मैंने होटल ओबेरॉयज में एज अ स्टीवर्ड काम करना शुरू कर दिया। वहां पर भी मुझसे पूछा गया था कि आप तो 10th स्टैंडर्ड में फर्स्ट आए थे, सर्टिफिकेट्स देखे, लेकिन आप स्टीवर्ड का काम करोगे? मैंने कहा कोई काम बुरा नहीं है, मुझे पैसे कमाने हैं, अपॉर्चुनिटी दीजिए, मैं काम करूंगा। और वहां से मेरे काम की शुरुआत हुई। उसके बाद तो मैंने कई सारे काम किए, जैसे मैंने कुछ वक्त तक फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, कुछ वक्त तक मैंने सेकेंड हैंड कार्स बेची, कुछ वक्त तक मैंने कार एक्सेसरीज बेची, एज एन अकाउंटेंट मैंने काम किया, मैंने लाइफ इंश्योरेंस बेचा, मैंने जनरल इंश्योरेंस बेचा, मैंने म्यूचुअल फंड्स बेचे, कुरियर का बिजनेस किया, बुक्स किताबें बेची, मैगजीन्स बेची, नेटवर्क मार्केटिंग किया, कई सारे काम किए, लेकिन कहीं मुझे सफलता नहीं मिली, और इसीलिए मैं काम बदलता गया, क्योंकि मेरा लक्ष्य था पैसे कमाना। जहां नहीं बने मैं छोड़ करके दूसरा काम करता था। और इन दिनों, इस दरमियान
मैंने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में भी काम किया, सेल्स में, जहां पर मैं कार फाइनेंस बेचता था। लेकिन मुझे इतना तो पक्का पता था कि नौकरी करने से जो मेरे सपने हैं वो सारे सपने तो पूरे होने वाले नहीं हैं। तो मैंने फिर से सोचा कि नहीं, करना तो बिजनेस ही पड़ेगा अगर मुझे अपने सपनों को पूरा करना है। और इसी सोच के साथ सन 2001 में मैंने अपनी कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम था सेतु फाइनेंशियल सर्विसेज। शुरुआत की मैंने अपने घर की बालकनी से, क्योंकि पैसे तो थे नहीं कि कहीं बाहर जाकर के कोई ऑफिस लें, तो बालकनी से शुरुआत की। और धीरे धीरे बिजनेस अच्छा होने लगा। तो अब मैं अकेला सारा कुछ कर नहीं पाता था, तो एक भाई साहब आए मुझसे जुड़े उस बिजनेस में, जो कि मुझे हेल्प करते थे, डॉक्यूमेंटेशन लाना, ले जाना, फाइनेंस कंपनी में जा करके सबमिट करना, इन सारे कामों में वो मुझे हेल्प करते थे और मैं सेल्स का काम करता था। धीरे धीरे बिजनेस बढ़ा, तो ये समझ में आया कि अब बालकनी से तो ये बिजनेस होगा नहीं। तो मैंने एक बिजनेस सेंटर में एक छोटी सी कैबिन थी, 40 स्क्वायर फीट की। वो कैबिन मैंने रेंट पे ली और वहां से अपना बिजनेस करना शुरू कर दिया। फिर बहुत मेहनत की और धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता गया। तो हमने कहा अब सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, हमें और भी प्रोडक्ट चाहिए। तो और अगर प्रोडक्ट चाहिए तो हमें टीम भी बढ़ानी होगी। तो मैंने कुछ और लोगों को हायर किया अपनी टीम में। और लोगों को हायर करना है तो एक कैबिन से काम नहीं चलेगा, तो एक और कैबिन मैंने रेंट पर ले ली। अब मेरे पास 2 कैबिन्स थी और मेरे पास 2 टेलीकॉलर्स थे, मेरे पास 2-3 सेल्स में और सपोर्ट के लिए सेल्स एग्जीक्यूटिव्स थे। और इस तरह से काम करने लगे और काम धीरे धीरे और बढ़ता गया। जैसे जैसे काम बढ़ता गया तो ऐसे लगा कि अब ये 2 कैबिन भी हमें कम पड़ रही है। तो फिर मैंने एक 700 स्क्वायर फीट की ऑफिस रेंट पे ली, जहां पर मेरे पास 5 टेलीकॉलर थे, मेरे पास करीबन 12-13 सेल्स एग्जीक्यूटिव्स थे, रिसेप्शनिस्ट हुआ करते थी, ऑफिस बॉय हुआ करते थे। इट वाज अ फुल सेटअप ऑफ अ फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफिस। और बहुत अच्छा वो बिजनेस चल रहा था। तो कुछ दिनों बाद ऐसा लगा कि अब हमें यहां से निकल कर अपनी खुद की ऑफिस करनी चाहिए, और वही मैंने किया। मैंने एक 350 स्क्वायर फीट की अपनी खुद की ऑफिस खरीदी और वहां से बिजनेस की शुरुआत की। लेकिन दोस्तों, यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है। सन 2005 की ये बात है, जब मुझे अपने इस बिजनेस को बंद करना पड़ा। शायद कुछ गलत फाइनेंशियल डिसीजंस ले लिए थे, या शायद मेरी स्ट्रैटेजी थी वो ठीक नहीं थी, शायद मार्केट बदल चुका था, शायद जिस तरह से बिजनेस हो रहा था वो बदल चुका था, लेकिन मैंने अपने आप को बदला नहीं था। और इस वजह से मुझे उस बिजनेस को बंद करना पड़ा। इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद मेरा बिजनेस अचानक से धरती पर आ गिरा। और सिर्फ धरती पर नहीं दोस्तों, गड्ढे में जा गिरा। और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। सर पर बहुत सारी लायबिलिटीज थी, और उन लायबिलिटीज को चुकाने के लिए मुझे अपनी ऑफिस बेचनी पड़ी, मुझे अपना घर बेचना पड़ा। मैंने मेरे बिजनेस के लिए जो गाड़ी खरीदी थी वो गाड़ी मुझे बेचनी पड़ी। और इतना ही नहीं दोस्तों, अपनी पत्नी के जितने जेवर थे सारे मुझे बेचने पड़े अपनी लायबिलिटीज को चुकाने के लिए। और इतना सब करके भी मैं पूरी लायबिलिटीज चुका नहीं पाया था। वो एक दौर था जहां मेरे घर का खर्च मेरे पिताजी की पेंशन की इनकम से चल रहा था। मेरे पास ना नौकरी थी, ना काम था। उस वक्त मेरे बड़े भाई संजय ने भी मुझे काफी आर्थिक रूप से सहायता की, लेकिन मैंने जिद नहीं छोड़ी।
बहुत बड़ा झटका लगा था। लेकिन मैंने सोचा नहीं, खड्डे में जरूर गिरे हैं, लेकिन सबसे पहले मुझे खड्डे से बाहर निकलना है, ग्राउंड जीरो पर आना है, फिर मैं अपने आप को ऊपर ले जाऊंगा। तो मैंने नौकरी ढूंढने की शुरुआत की और मुझे एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में सेल्स मैनेजर की नौकरी मिल गई। और वहां पर ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन पैसे तो थे नहीं। तो मैंने जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे उसमें से, फैशन स्ट्रीट होती है ना, उस जगह से कुछ अपने लिए कपड़े खरीदे ताकि मैं ऑफिशियल लग सकूं। वहीं रोड साइड से मैंने जूते खरीदे और नौकरी की शुरुआत की। बिलीव मी दोस्तों, मेरे उस अटायर और मेरे उस जूते को देख करके कई लोग मजाक भी उड़ाते थे कि ये क्या पहनकर आ गए हो। लेकिन फिर वही वाली बात, फैशन, और मैंने इन सब के ऊपर ध्यान नहीं दिया और अपना काम जारी रखा और परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा होता गया। धीरे धीरे मेरा नाम भी होता गया और इंसेंटिव्स भी मिलने की शुरुआत हो गई और धीरे धीरे मैं अपनी लायबिलिटीज को कम करता गया। और इसी तरह से मैं नई नई चीज़ों को भी सीखता गया, जैसे सॉफ्ट स्किल्स हुआ, बिहेवियर्स के बारे में सीखा। तो एक बात मेरी समझ में आई कि शायद ये वो बातें थी जो मुझे पहले नहीं पता थी और इस वजह से मेरा बिजनेस में फेलियर हुआ था। और एक सोच ये आई कि शायद मेरे जैसे और कई मनीष भायाणीज होंगे जिनको लाइफ में बहुत कुछ करना है, बहुत आगे बढ़ना है, लेकिन मेरी ही तरह शायद उन्हें भी ना पता हो कि बिजनेस किस तरह से किया जाता है, क्या स्किल्स होने चाहिए। तो मैंने सोचा, अब मैं तो सीख रहा हूं, क्या मैं अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने एक बात सीखी थी, आज अगर कोई मुझसे पूछे कि बिजनेस में क्या करना चाहिए, ये मैं बता पाऊं कि ना बता पाऊं पता नहीं है, लेकिन बिजनेस में क्या नहीं करना चाहिए ये मैं जरूर बता सकता हूं। और उस वक्त भी यही सोच मेरे मन में थी और मैंने सोचा क्या मैं और लोगों के साथ मेरी ये बातें शेयर कर सकता हूं और मुझे करना चाहिए। और इसी सोच के साथ जैसे ही मुझे एक बार मौका मिला कि मैं सेल्स से निकलकर ट्रेनिंग में जा सकता हूं, मैंने तुरंत उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया और मैं सेल्स से ट्रेनिंग में आ गया और लोगों को अब मैं ट्रेनिंग देने लगा। जैसे जैसे ट्रेनिंग देने लगा लोगों को अच्छा भी लगने लगा, लोगों ने काफी तारीफ की। लोग ये भी कहते थे कि आपकी ट्रेनिंग अटेंड करते तो हमें सब कुछ समझ में आ जाता है। और इसी तरह से करते करते दोस्तों ऐसे भी मौके मिले जहां पर हमारी कंपनी के नए प्रोडक्ट जब लॉन्च होते थे तो मुझे ये मौका मिलता था स्टेज पर जाकर के उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। और तब मुझे एक बात समझ में आई कि ये बोलना और लोगों से कनेक्ट करना शायद यही मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। स्कूल में भी इसी से मुझे बहुत सक्सेस मिली थी और आज भी उसी से मुझे सक्सेस मिल रही है। तो ये मुझे समझ में आया कि शायद मैंने कहीं ना कहीं इतने साल उस मेरी स्ट्रेंथ को इग्नोर किया, उसके ऊपर काम नहीं किया और शायद कोई एक अलग ही डायरेक्शन में मैं चल रहा था। लेकिन आज मुझे पता चला कि ये मेरी स्ट्रेंथ है। दोस्तों शायद उस वक्त मेरी उम्र 38-39 साल की रही होगी, तो 38-39 साल के बाद मुझे समझ में आया कि मेरी स्ट्रेंथ क्या थी। और इस स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए मैंने फिर ट्रेनिंग से मूव किया लर्निंग एंड डेवलपमेंट में और मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली एक बहुत बड़ी लर्निंग एंड डेवलपमेंट कंपनी में। वहां पर भी ये सिलसिला जारी रहा कि लोगों को मेरी वर्कशॉप्स अच्छी लगती थी, फीडबैक बहुत अच्छे आते थे और धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि शायद हमारे जो क्लाइंट्स थे वो धीरे धीरे डिमांड करने लगे थे कि अगर मनीष फैसिलिटेट कर रहा है इस वर्कशॉप को तो ज़रूर आप हमारे लिए ये वर्कशॉप्स कीजिए। और इस तरह से सक्सेस मिलती गई एंड आफ्टर दैट देयर वाज एब्सोल्युटली नो लुकिंग बैक। उसके बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी मैंने ज्वाइन की
जहां पर मैंने एज अ डोमेन स्पेशलिस्ट ज्वाइन किया था और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सॉफ्ट स्किल्स और बिहेवियरल ट्रेनिंग वर्टिकल को मुझे सेटअप करना था। बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और उस पर काम करता गया। काफी काम किया, बहुत सक्सेस मिल रही थी। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर कहानी में ट्विस्ट। इस बार मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स बिहेवियर ट्रेनिंग जो मैं कर रहा था, कंपनी ने ये डिसीजन लिया कि इस वर्टी को हम बंद किया है। और मुझे एक दिन बुलाया और मेरे साथ ये न्यूज शेयर की गई, मनीष, हम इस वर्टिकल को बंद कर रहे हैं, आप प्लीज अपने लिए कोई और नौकरी ढूंढ लें। दोस्तों, इतने साल बाद, इतनी सक्सेस पाने के बाद मैं फिर से ग्राउंड जीरो पे आ गया। फिर से वही कंडीशन जहां पर नौकरी नहीं, इनकम नहीं। लेकिन इस बार मैं बिल्कुल निराश नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लिया था और मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अब मैं अपनी स्ट्रेंथ को छोड़कर और कोई काम नहीं करूंगा। और इसी तरह से मैंने धीरे धीरे कुछ फ्रीलांसिंग काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब मैं लोगों के लिए वर्कशॉप्स करता था, बड़े बड़े क्लाइंट्स के लिए काम करता था, तो पर्सनली वो मुझे जानते थे। मैंने उनसे बातचीत की और कुछ हमारे ऐसे क्लाइंट थे जिन्होंने मुझे फ्रीलांसिंग का काम दिया। तो कुछ दिनों तक मैंने वो फ्रीलांसिंग का काम किया और उसके बाद सन 2012 में मैंने अपनी कंपनी फिर शुरू की, लाइफ आर्किटेक्ट्स इंडिया। As Life Architects India, we are a leadership development and talent management company. और पिछले 10 साल से हम इसको काफ़ी सक्सेसफुली चला रहे हैं। अगर आप हमारी कंपनी के बारे में और जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट की लिंक दी हुई है। आप हमारी वेबसाइट पर जाइए और आप हमारे बारे में और जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मेरी इस कहानी से हमने क्या सीखा? जो मैंने अपनी कहानी से सीखा है, कुछ बातें हैं। सबसे पहली, हमारे लिए हमारे पोटेंशियल और हमारे स्ट्रेंथ्स को जानना बहुत जरूरी है और इसको जितना जल्दी लाइफ में हम जान सकें उतना हमारे लिए अच्छा है। जैसे अगर हमारे बच्चे हैं तो कम उम्र में ही अगर हम उनके स्ट्रेंथ्स के बारे में पता करें और उनको उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें तो ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन मेरे जैसे शायद कई और लोग होंगे, जैसे मैंने 38-39 साल की उम्र में अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना था। हो सकता है कई ऐसे लोग हों जो आज उसी मुकाम पर हों, तो कोई बात नहीं, मायूस नहीं होना है। जब पता चला तब से सवेरा, और अपने स्ट्रेंथ को साथ लेकर के अगर हम चलें तो जीवन में बहुत कुछ हम पा सकते हैं और सही डायरेक्शन में अपने जीवन को लेके जा सकते हैं। दूसरी बात, जैसे मैंने मेरा फोकस रखा था सिर्फ पैसा, नाम, फेम, तो मैंने ये सीखा कि अगर मेरा फोकस मेरे स्ट्रेंथ्स हो और मेरे अंदर जो पोटेंशियल है वो हो और उसी के ऊपर अगर मैं काम करूं तो बाकी सारी चीजें, पैसा, नाम, फेम, ये सारी चीजें अपने आप हमें मिलती जाएंगी। ये दूसरी बात। तीसरी बात, देखिए, दुनिया में लोग बहुत कुछ कहेंगे, शायद रिडिक्यूल भी करेंगे, अपना मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन अगर उन चीजों को ध्यान में रखकर मैंने अपने जीवन की डायरेक्शन बनाई तो हो सकता है मैं गलत दिशा में चला जाऊं। तो मुझे इन चीजों से अपने आप को डिस्टर्ब नहीं होने देना है और अपना जो गोल है लाइफ का, उसी के ऊपर फोकस करके आगे बढ़ते रहना है। और फाइनली चौथी बात, जिस वजह से मैं अपने आप को इतने सारे सेटबैक्स और इतने सारे फेलियर से बाहर निकाल पाया, वो चीजें थी हार्डवर्क, परसिवरेंस और गिव अप ना कर देना। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें अगर हम अपने जीवन में लेकर आते हैं तो हम बहुत सारी चीजें हमारे लिए अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी
मेरी कहानी। और मेरी उम्मीद है कि मेरी इस कहानी में आपको कहीं ना कहीं आपकी कहानी नजर आई होगी, और इसलिए ये मेरी भी कहानी है, ये आपकी भी कहानी है, और ये बनती है कहानी हम सब की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे प्लीज शेयर कीजिए, इसे आप इसमें कमेंट डालिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर कहीं आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपकी कहानी में भी कुछ इस तरह के सेटबैक्स है जहां से आपने अपने आप को बाहर निकाला, तो आप आपकी कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप उस पर क्लिक करके आपकी कहानी हमारे साथ शेयर कीजिए, और हमें बहुत खुशी होगी आपकी कहानी हमारे इस YouTube चैनल में बाकी लोगों तक ले जाने के लिए। तो मेरी कहानी सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए कहानी हम सबकी। नमस्कार।